आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का मैं संजीव कुमार अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी छात्र छात्रा इस साल 2025 में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की यानी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी गई है। उसके बाद इसके साथ ही साथ आपका जो मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र है, इट मीन्स आपको जो ओरिजिनल पंजीयन स्लिप है वह भी जारी कर दिया गया है। तो ये आखिर यह परीक्षा फॉर्म कब से कब तक भरा जाना है, लास्ट डेट कब तक है, उसके बाद इस परीक्षा फॉर्म को भरने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, उसके बाद इसमें कितना रुपया लगना है, इन सभी बिंदुओं पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही साथ मैं यहाँ बता दूँ आपको कि ये ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जो है वो कैसे भरना है, ये भी इसकी भी मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पे मैंने एक फॉर्म लिया है जो भरा हुआ है, इसको भी मैं बताऊँगा आपको, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर की हुई शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो डेट की बात कर लेते हैं कि आखिर कब से कब तक इस परीक्षा फॉर्म को भरा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं देख लीजिए यहाँ पे देखिए 21 सितंबर से 25 सितंबर 2024 तक यह डेट है। लेकिन ध्यान रखिए, आपके लिए 25 नहीं है, आपके लिए ये है 11 से लेकर 22 सितंबर तक, यानी 22 सितंबर से पहले आपको अपने विद्यालय जाकर ये परीक्षा फॉर्म फुलफिल करना होगा। ये आपके लिए ये डेट है और ये विद्यालय के लिए है। 25 तक विद्यालय के लिए है, आपके लिए 22 तक ही है। ये मान के चलिए कि जब 22 तक अगर पेमेंट आपका हो जाता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, तब जाके आप 25 तक फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा 22 तक पेमेंट नहीं होता है तो 25 को आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये मान के चलिए कि जो आपके लिए जो डेट है वो आपको 11 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक ही है। तो एक पहला तो कन्फ्यूजन क्रिएट सॉल्व हो गया कि जब भाई डेट कब से कब तक है, 11 से लेकर और 22 तक है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि आखिर ये कौन कौन से लोग हैं जो इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 23-25 यानी जो भी लोग 2023 में इंटर में 11वीं में नाम लिखाए हैं, वे सभी लोग नियमित या स्वतंत्र कोटि के लोग इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके बाद सेकेंड है कि जो लोग 2024 में वार्षिक परीक्षा या कंपार्टमेंटल परीक्षा या स्पेशल एग्जाम दिए थे और उसमें किसी कारणवश फेल हो गए, वे सभी लोग भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग समून्नत जो करना चाहते हैं, यानी किसी एक विषय में चाहते हैं कि जो नंबर ज़्यादा और चाहिए, तो उसके लिए भी ये भी लोग एप्लीकेबल हैं। उसके बाद तीसरा नंबर जो देख लीजिए, तीसरा नंबर कहता है कि इंटरमीडिएट परीक्षा सत्र 22-24 यानी 2024 में जो परीक्षा दिए हैं, ठीक ना, सूचीकृत हैं या अपने सभी विषयों में परीक्षा देने हेतु एक्स रेगुलर कोटि में के रूप में आप एप्लीकेबल हैं, ठीक है। उसके बाद है कि 2022-24 के लिए सूचीकृत वैसे परीक्षार्थी जो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, कंपार्टमेंटल एवं विशेष परीक्षा 2024 में सभी विषयों में सम्मिलित होकर अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यानी 2024 में आप परीक्षा में शामिल हुए थे और 2 परीक्षा में आप क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए, तो आप भी इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगला है देखिए 21-23 यानी 2023 में जो उसने 12वीं की बोर्ड परीक्षा दी थी, ठीक ना, वो भी लोग इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब 23 में उन्होंने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, लेकिन फेल हो गए, पास नहीं कर पाए, तो अभी भी मौका है, आप इस परीक्षा फॉर्म को भरकर और 25 में इंटर की परीक्षा पास कर सकते हैं। अगला है वही बात अगला है कि देखिए 21-23 के लिए सूचीकृत वैसे छात्र जो इंटरमीडिएट, कंपार्टमेंटल या विशेष परीक्षा 2024 में सभी विषयों में सम्मिलित होकर अधिकतम 2 में अनुत्तीर्ण रहे, यानी या तो 23 और 24 दोनों में सम्मिलित हुए हैं लेकिन दोनों में फेल कर गए हैं, वो भी छात्र इस परीक्षा में शामिल हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा कि जो कौन कौन से लोग जो हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किसको कितना रुपया लगना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे कि जो
जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 1430 रुपये लगना है। जनरल कैटेगरी, ना कि ये जाति वाला कैटेगरी नहीं समझिएगा, ठीक ना। यानी जो रेगुलर, सॉरी जनरल मैं कह रहा हूँ, जो रेगुलर छात्र हैं उनके लिए 1430 रुपये लगना है। और उसके साथ ही जो क्वालिफाइंग या समुन्नत कैटेगरी में भरेंगे तो उनको 340 रुपया और प्लस करके देना होगा। यानी 1430 रुपया और 340 रुपया, यानी कहने का मतलब 1760 रुपया उनको पे करना होगा। ठीक है, तो ये तो पैसे की बात हो गई, शुल्क भी आपको क्लियर हो गया। अब चलिए अंत में समझ लेते हैं कि फॉर्म को कैसे आपको सही सही फुलफिल करना है। ठीक है, देखिए अब फॉर्म को कैसे फुलफिल करेंगे। देखिए यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये आर्ट्स का है, तो चाहे वो फॉर्म आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो या कॉमर्स का हो, केवल सब्जेक्ट का अंतर आएगा, बाकी सारा चीज़ डिटेल जो है ना वो सेम ही रहेगा। बस सब्जेक्ट का जो पेज रहेगा जिसमें सब्जेक्ट का डिटेल रहेगा वो अलग अलग होगा, बाकी सारा चीज़ एक ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एक नंबर में है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको बाबू? अभी हमने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आपका जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो जारी कर दिया गया है, तो वो आपके विद्यालय से प्राप्त हो जाएगा। तो उसी रजिस्ट्रेशन में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, वहाँ से आपको इसको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद उसी रजिस्ट्रेशन स्लिप में BACB द्वारा यूनिक आईडी जारी किया गया है, वह यूनिक आईडी उसी में से आपको मिल जाएगा, उसमें से देख के यहाँ लिख देना है। उसके बाद स्टूडेंट कैटेगरी 3 नंबर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी छात्र पहली बार 2025 के एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, पहली बार शामिल हो रहे हैं, वे लोग रेगुलर यहाँ लिखेंगे, और जो लोग, अब इसमें है कि एक्स रेगुलर कौन है, कंपार्टमेंटल कौन है, इम्प्रूवमेंट कौन है, क्वालिफाइंग कौन है, तो इसको समझने के लिए आप देखिए मैं बता ही देता हूँ। चलिए विज्ञप्ति में चलते हैं, और विज्ञप्ति में पूरा डिटेल दिया हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा मैं उसको डिस्क्राइब आपके साथ करूँगा। देखिए नियमित और स्वतंत्र कौन है? तो जो लोग OFSS से ऑनलाइन कराकर और अपना नामांकन कराए हैं इस साल 2024 में, 2023 में जो भी लोग OFSS के द्वारा नामांकन कराए हैं वे सभी लोग क्या होंगे? नियमित कैटेगरी के होंगे। और स्वतंत्र कैटेगरी कौन है? तो जो प्राइवेट से, यानी बिना OFSS से प्राइवेट से स्कूल में नाम लिखवाए हैं वे लोग प्राइवेट में होंगे। ठीक है, तो ये रेगुलर समझ में आ गया। यानी याद रखिए, जो लोग 2023 में OFSS के माध्यम से विद्यालय में, कॉलेज में अपना नामांकन कराए हैं वे लोग नियमित छात्र होंगे, तो वो रेगुलर लिखेंगे। अब चलिए देख लेते हैं समुन्नत कोटि क्या है, इम्प्रूवमेंट क्या है। तो इम्प्रूवमेंट कहता है कि यदि आप इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा या कंपार्टमेंटल परीक्षा या विशेष परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं या किसी एक विषय में फेल है, ठीक ना, या किसी एक विषय में आप समुन्नत करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो वे जो होंगे इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के होंगे, तो वो भी छात्र इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब आपको करूंगा। अगर विशेष लगता है कि जो नहीं इसके बारे में और जानना है तो कमेंट करिएगा, इसको लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स रेगुलर कौन है, एक्स छात्र कौन है? तो जो लोग 2023 की परीक्षा में शामिल हुए हैं या 24 में शामिल हुए हैं, ठीक ना, लेकिन वो फेल हो गए हैं और वो फिर दोबारा 2025 में शामिल होना चाहते हैं, वे लोग एक्स कैटेगरी में आएंगे, वे लोग भी परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगला है क्वालिफाइंग नेचर क्या है? तो कहता है कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित
इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण वैसे विद्यार्थी यानी जो उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए हैं, जो किसी एक अनुत्तीर्ण या जो उनके द्वारा पूर्व में नहीं रखे गए थे में उत्तीर्णता प्राप्त करने हेतु, ठीक ना, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में क्वालिफाइंग परीक्षा के रूप में शामिल होना चाहते हो वे भर सकते हैं। अब इन्हीं के लिए यही क्वालिफाइंग या आपको सन्मुनत के लिए 340 रुपया अधिक लगना है। क्यों अधिक लगना है? क्योंकि आपको अनुमति लेना होगा, इसीलिए इसमें पैसा ज़्यादा लगता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कंपार्टमेंटल। तो कंपार्टमेंटल समझ ही रहे हैं कि जो लोग 2023 में 24 में परीक्षा दिए हैं लेकिन किसी विषय में फेल हैं, ठीक ना, तो वो कंपार्टमेंटल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे, फिर देख लेते हैं कि जो फॉर्म को आखिर कैसे सही भरना है। हमने 3 तक देखा था, उसके आगे देखेंगे। अब आगे देखिए 4 नंबर में है, 4 नंबर में है कॉलेज या स्कूल कोड। तो ये आपके पंजीयन में ही लिखा होगा या अपने विद्यालय के शिक्षकों से बात करके यहाँ आप लिख सकते हैं। उसके बाद कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम, जिला का नाम यहाँ लिखना है, या स्टूडेंट नेम कैपिटल लेटर में, यहाँ मदर्स नेम कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम कैपिटल लेटर में, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको ऐसे पुटअप करना है। दो में आपको डेट, फिर 2 में आपको मंथ और अगले में ईयर का जिक्र करना है, और यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। उसके आगे देखेंगे। अब आगे क्या देखेंगे? 11 नंबर में देखिए, 11 नंबर में आपको जिस भी बोर्ड से आप 10th की परीक्षा पास किए हैं उस बोर्ड का नाम लिखना है। कहने का मतलब कि जब आपको अगर फॉर्म भरने जाना है तो अभी तक आपने देखा क्या क्या ज़रूरत हो सकता है। एक तो आपको पंजीयन मिलेगा विद्यालय से, और दूसरा ज़रूरत देखिए यहाँ पे आ गया, यानी 10th का मार्कशीट, 10th का अंक प्रमाण पत्र, 10वीं का अंक प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा, उसका फोटोकॉपी लेकर जाना होगा, क्योंकि इसका डिटेल यहाँ पे आपको भरना है, पुटअप करना है। तो देखिए जिस भी बोर्ड से आप पास किए हैं, जैसे BACB से पास किए हैं तो यहाँ पे BACB पटना लिखेंगे। यदि आपने CBSE से पास किया है तो CBSE से लिखेंगे। तो 10th का मार्कशीट आपको निश्चित रूप से लेकर जाना है, उसका फोटोकॉपी, उसका रोल कोड, उसका रोल नंबर, उसका पासिंग ईयर यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद जो आपका जेंडर है, मेल है तो मेल में टिक करिए, फीमेल है तो फीमेल में टिक करिए। उसके बाद जो आपका कास्ट कैटेगरी है उस पर टिक करिए। डिफरेंटली एबल्ड यानी आपको किसी प्रकार की विकलांगता है तो यहाँ यस करिएगा, अदरवाइज नो में टिक करिएगा। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन पे टिक करना है। रिलीजन यानी आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू पे टिक करेंगे, इस्लाम है तो इस्लाम पे, सिख है तो सिख पे, यानी जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं उस धर्म पे आपको टिक करना है। उसके बाद आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे आप अपना आधार नंबर लिखेंगे और फिर आधार नंबर का फोटोकॉपी भी लगाएंगे। 3 चीज़ हो गया, एक तो पंजीयन का फोटोकॉपी, उसके बाद मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी और एक आधार का फोटोकॉपी। ठीक है, इसके बाद भी और जो डॉक्यूमेंट है मैं धीरे धीरे जहाँ नीड पड़ेगा वहाँ बताते चलूँगा। उसके बाद ये 19 नंबर कॉलम है ना, 19 नंबर किन के लिए है? यानी 18 नंबर कॉलम में जिन्होंने आधार नहीं दिया है उनके लिए यह कॉलम है। यानी या ऊपर के कॉलम में आपने यदि आधार लिख दिया है तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे है, यदि 20 नंबर कॉलम और 21 नंबर किसके लिए है समझिएगा, ये सबके लिए नहीं है। रेगुलर छात्र के लिए तो ये नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए है? तो ये क्वालिफाइंग कोटि के जो छात्र होंगे उसके लिए यहाँ पे भरना होगा। ठीक है ना, यानी पिछला किस साल यानी 23 में वो पास किए हैं कि 24 में पास किए हैं उसका डिटेल यहाँ पे, यानी रेगुलर के लिए ये भरना नहीं है, क्वालिफाइंग कोटि के लोग इसमें भरेंगे। उसके बाद 21 नंबर है कि जहाँ आपका इंस्टीट्यूशन यानी विद्यालय जो है वो स्थापित है। अगर ग्रामीण एरिया में है तो रूरल और अर्बन में है तो शहरी में है तो अर्बन। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपका सब डिवीज़न, यानी जो आपका अनुमंडल है इस अनुमंडल का नाम मैंने लिखा हुआ है, आपको भी अनुमंडल का ही नाम लिखना है। 23 नंबर में आपको मोबाइल नंबर लिखना है, 24 में ईमेल आईडी लिखना है, और 25 में देखिए हिंदी में अपना नाम, 26 में माता का नाम हिंदी में, और 27 में फिर पिता का नाम हिंदी में, और 28 में आपका क्या लिखना है? एड्रेस लिख देना है, एट पोस्ट PS जो हो यहाँ आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए 29 नंबर में है, 29 नंबर में
आप यदि विवाहित हैं तो मैरिड पे टिक करेंगे और अविवाहित हैं तो अनमैरिड पे टिक करेंगे। उसी के साथ यहाँ पे आगे वाले बॉक्स में आपको लिखना भी है। देखिए यहाँ मैंने अनमैरिड पे टिक किया, उसके बाद यहाँ अनमैरिड लिख दिया। यदि मैरिड पे आप टिक करेंगे तो फिर यहाँ पे मैरिड लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 30 नंबर में। 30 नंबर में देखिए यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है, उसके बाद IFSC कोड लिखना है, उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखना है, ठीक है। तो इसके आधार पर फिर क्या चाहिए, अब बैंक का पासबुक चाहिए, ठीक है। 4 चीज़ें हो गई, फिर से याद दिला दूं। पहला पंजीयन जो आपको विद्यालय से मिलेगा, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, चौथा बैंक का पासबुक। इतना चीज़ चाहिए ही चाहिए। 33 नंबर है। 33 नंबर में क्या है कि जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, यानी कहीं कटा है कहीं फूटा है, उसको आप लिखेंगे। मैंने यहाँ पे ए मोल ऑन द फॉरहेड ये बच्ची लिखी है, तो ये आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर में है मीडियम, यानी आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हिंदी पे टिक करेंगे, इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश पे टिक करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी आपने आपके पंजीयन पे देखिएगा ना, पंजीयन पे सब्जेक्ट लिखा होगा, उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे चुन लेना है। तो जैसे यहाँ पे बच्ची इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद यहाँ पे आइएगा इलेक्टिव सब्जेक्ट में तो होम साइंस, हिस्ट्री, यानी जो आपके पंजीयन में, पंजीयन जो मिलेगा विद्यालय से, पंजीयन में जो जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आगे चलेंगे तो आगे देखिए यहाँ पे अपने पिता का सिग्नेचर होगा बीचों बीच में, और यहाँ पे आपका हिंदी में सिग्नेचर होगा और यहाँ पे आपका इंग्लिश में सिग्नेचर होगा। इस प्रकार ये फॉर्म फुलफिल हो गया। ये 4 पेज का फॉर्म है जो आपके विद्यालय से उपलब्ध होगा। तो हमको लगता है कि आप अच्छी तरीके से इस चीज़ों को समझ गए होंगे, और कहीं भी अगर परेशानी हो तो कमेंट करें, उसका समाधान आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है कैटेगरी को लेकर तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, उसको लेकर अलग वीडियो आप बना दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।